हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। क्लास 9th का चैप्टर है केमिस्ट्री का। पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। ये हमें पता है। मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है। अब ये जो हैं, अगर हम एलिमेंट्स को मिक्स कर दें, दो एलिमेंट्स मिक्स होके कैसा एलिमेंट बनाएंगे नया, ये हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मीन्स इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है। ये कम्बिनेशन होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का। सेंटर में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एटम, ये क्या होता है? पूरा एटम। और इसके अंदर क्या आते हैं? ऑर्बिट्स। ठीक है। ये कैसा होता है? सोलर सिस्टम के जैसा दिखता है। जैसे सन जो होता है सेंटर पे होता है, और अदर प्लैनेट्स क्या होते हैं? इसके अराउंड में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। सो मच साइंटिस्ट गिव थॉट। इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थॉट दी। तो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लेते हैं 3 इंपॉर्टेंट थॉट्स। ठीक है। वर चूजन एंड फाइनली दिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम वॉज चूजन। फाइनली हमने ये वाला स्ट्रक्चर चूज किया एटम का। ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉट प्योरली करेक्ट। ये भी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। डिस्कवरी इन फील्ड ऑफ एटम्स। डिस्कवरी कौन कौन सी हुई एटम्स के फील्ड में? अर्लियर इट वॉज कंसिडर्ड दैट एटम इज स्मॉल एंटिटी। पहले माना जाता था कि एटम जो है वो स्मॉल एंटिटी है। ठीक है। बट देन इट वॉज फाउंड दैट इट ऑल्सो कंटेन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बाद में पता चला कि इसके पास भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। पहले सोचे थे कि एटम अकेला ही है, बहुत छोटी सी स्मॉल एंटिटी है, बट उसके बाद पता चला कि इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। इनमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ऑल मास ऑफ एटम इज कंसनट्रेटेड एट सेंटर। सारा का सारा मास जो एटम का है वो कंसनट्रेटेड होता है एट द सेंटर। ठीक है। सेंटर के ऊपर क्या क्या, सेंटर में क्या क्या होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इट मीन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का टोटल मास जो होता है वो किसका मास होता है? उसका एटम का मास। ठीक है। नाउ सी, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। अब ये तो हो गया चार्ज। अब मास कितना होता है? प्रोटॉन के ऊपर कितना मास होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, वेरी वेरी लेस। और उसके बाद रिलेटिव मोशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर्स के विद रिस्पेक्ट टू जो मोशन हो रहा होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। एग्जाम्पल के लिए, किसी के लिए तो कोई पर्सन जो है वो सिटिंग कंडीशन में है, किसी के लिए वॉकिंग कंडीशन में है। एग्जाम्पल के लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई आप बस में जा रहे हो किसी में, और वहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी ट्री को। ठीक है। आपको दिखेगा कि वो ट्री चल रहा है। ठीक है। आपके रिस्पेक्ट में वो ट्री मोशन में है। बट अगर वहीं पे एक कोई पर्सन स्टैंडिंग वे में है, खड़ा हुआ है वहीं पे, वो कहेगा कि ये ट्री तो स्टैंडिंग मतलब मोशन में नहीं है, खड़ा है सिर्फ। तो ये क्या होगा? रिलेटिव मोशन हो गया किसी के टू ऑब्जर्वर्स के विद रिस्पेक्ट टू। एक ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू कुछ और मोशन है, सेकंड के विद रिस्पेक्ट टू कुछ और मोशन है। इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है। एब्सोल्यूट मोशन क्या हो गया? विच अकर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अकर होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? मास नॉट इक्वल टू जीरो। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज तो जीरो होता है, बट मास जो होता है वो जीरो नहीं होता है। सेम एज प्रोटॉन मास। जितना प्रोटॉन के ऊपर मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन के ऊपर मास होता है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब इलेक्ट्रॉन मास इज 1000 मल्टीपल, ये 2000 मल्टीपल होता है। ऑलमोस्ट बुक्स में 2000 दिया हुआ है, किसी में 1000 दिया हुआ है, 2000 आएगा इसका। ठीक है। इलेक्ट्रॉन मास इज 2000 मल्टीपल लेस देन प्रोटॉन मास एंड न्यूट्रॉन मास। प्रोटॉन के मास से भी 2000 लेस होता है और न्यूट्रॉन के मास से भी 2000 लेस होता है। इफ़ इलेक्ट्रॉन मास इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 किलोग्राम है तो प्रोटॉन का मास कितना होगा? 2000 किलोग्राम। ठीक है। या फिर 2 टन बोल सकते हो इसको। अब ये क्या हो गया आपके पास? इट मीन्स आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास जो प्रोटॉन के विद रिस्पेक्ट टू नेग्लिजिबल है। ठीक है। कहाँ पे 2 टन और कहाँ पे 1 किलोग्राम, तो ये नेग्लिजिबल होता है। वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन मास इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है। एज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कंसनट्रेटेड एट सेंटर, ड्यू टू दिस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मास रिमेन्स कंसनट्रेटेड एट सेंटर। जैसे ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं
कहाँ पे कंसंट्रेटेड होते हैं, सेंटर पे होते हैं, और इनका ही तो मास होता है ज़्यादातर, इलेक्ट्रॉन का तो नेग्लिजिबल होता है। तो सारा का सारा मास, इससे हम कह सकते हैं कि सारा का सारा मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है एटम का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की, कौन लाया इनको, न्यूट्रॉन को कौन लाया, प्रोटॉन को कौन लाया, इलेक्ट्रॉन को कौन लाया। न्यूट्रॉन को तो लाया चैडविक। ठीक है, अब न्यूट्रॉन को आप ऐसे याद रख सकते हो, ये टिक लगा सकते हो इसमें, विक में विग आ रहा है ना, विग न्यू बनवाई है इसने। ठीक है, न्यूट्रॉन में चैडविक ने। और प्रोटॉन मीन्स इसमें रोट आ रहा है, रोटी हमारे लिए गोल्ड ही एक तरह से, गोल्ड से ज़्यादा हमें रोटी की नीड होती है। ठीक है, रोट आ रहा है इसमें, रोटी लगा लो इससे, तो ये क्या है, गोल्ड। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, सर गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की किसने की, जे थॉमसन ने। ठीक है, और ये तो जे थॉमसन ही बचा तीनों में, तो ये याद रह जाएगा। वैसे अगर आप इसको ऐसे याद रखना चाहते हो रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों के मास के नेग्लिजिबल है, तो ये क्या हो गया, इनका सन हो गया, मीन्स जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ठीक है, प्रोटॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेज और एनोड रेज। प्रोटॉन्स को हम कैनाल रेज या एनोड रेज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को कौन सी रेज बोलते हैं, कैथोड रेज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले हमें किसने बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, जे थॉमसन ने। इससे पहले इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज़ किसी को पता ही नहीं थी कि होती है। ठीक है, इसने बताया था कि कोई ऐसी चीज़ भी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन है। डिफरेंट नंबर्स और रिलेटेड टू एटम्स, एटम से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट नंबर कौन से हैं ये देखेंगे अब। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड। जेड मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन ए गिवन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के नंबर को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, तो एटॉमिक नंबर हो गया वो जेड के इक्वल। मास नंबर क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास, जो उसके पूरे सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। सेंटर में कौन से, न्यूक्लियस में कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इनका मास हो गया एटॉमिक मास। अब सोडियम क्या होता है, सोडियम का देखो, सोडियम के अंदर जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं, प्रोटॉन्स 11 होते हैं, न्यूट्रॉन्स 12 होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं, 11 11। ठीक है, न्यूट्रॉन हो गए 12, बिकॉज एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि जो एटम है वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब दोनों इक्वल होंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल हो गए तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 3 टाइप के मॉडल हम स्टडी करेंगे, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल। जे थॉमसन मॉडल क्या कहता है, सेट दैट एटम इज एज वाटरमेलन। एटम जो है वाटरमेलन की तरह होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जैसे एटम है पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है, इसने बोल दिया, और बीच में इसके ये नेगेटिवली चार्ज जैसे ये सीड्स होते हैं। एटम इज ए सर्कल ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड कंटेन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स लाइक वाटरमेलन इन इट। जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, वैसे इसमें नेगेटिव चार्ज ऐसे अंदर फिक्स होते हैं। इसने क्या बोला, ये पोल है पॉजिटिव चार्ज की और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, सेम एज वाटरमेलन, एक जैसा होता है, जैसे कि वाटरमेलन होता है वैसे ही होता है ये। इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर गड़े हुए होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड प्लम पडिंग मॉडल, इसको हम प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, बेर का हलवा बोलते हैं इसको। ठीक है, बेर का हलवा बोलते हैं इसको हिंदी में, प्लम पडिंग को। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, क्रिसमस पडिंग भी बोलते हैं। और इफ़ वी ब्रेक इट फ्रॉम सेंटर, अगर हम इसको सेंटर से तोड़ दें देन ऑल्सो इट लुक्स सेम, तो ये क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। ऐसे जैसे उसको कट कर देते हैं अपन वाटरमेलन को, उसमें क्या दिखते हैं, ऐसे वो दिखते हैं ना सीड से बीच में, अगर वो भी कट हो जाए तो वो भी दिखते हैं, वैसे ही इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसमें ऐसे ही होते हैं। अब ये इस बात को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था जे थॉमसन कि जो नेगेटिव चार्ज है वो उसके पॉजिटिव के अंदर कैसे स्टेबल रह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्लोज रह के स्टेबिलिटी कैसे इन्वॉल्व करते हैं। अब ये बाद में आया फिर रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में क्या था, इसमें क्या किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसमें इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स का यूज़ किया। अल्फा पार्टिकल्स कौन से लिए इसने, हीलियम 2+ आयंस। हीलियम 2+ का मतलब क्या है, हीलियम के पास कितने एटॉमिक नंबर किसने है इसका 2, इट मीन्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब दे देता है, डोनेट कर देता है किसी को स्टेबिलिटी के लिए, तो इसके पास क्या आता है, हीलियम 2+ आयन, पॉजिटिव आयन बना लेता है ये, तो इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं इसको। हीलियम क्या करता है, इसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और चार्ज ऑफ न्यूक्लियस विल रिमेन 2। ठीक है, जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा वो क्या होगा, उसके न्यूक्लियस के पास चार्ज होगा। ठीक है,
एंड एटम चार्ज इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अच्छा प्रोटॉन का चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा 2 प्लस चार्ज, और एटम चार्ज कितना होगा न्यूट्रल, पूरे एटम के ऊपर चार्ज कितना होगा न्यूट्रल होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है। ठीक है, फ्रॉम हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इसकी 2 प्लस आयन आ जाता है, बन जाता है ये हीलियम का। गोल्ड फॉयल ली इसके बाद एक किसने, गोल्ड फॉयल वॉज टेकन बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली मेलेबल, ये क्या है एक्सट्रीमली मेलेबल होती है, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। अब इसने क्या किया, एक जिंक स्क्रीन ली, यूज टू ऑब्जर्व करने के लिए कि उसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल लिया, इसको अमीटर या शूटर भी बोलते हैं, या फिर इसको हीलियम 2 पॉजिटिव आयन बोल देंगे। अल्फा पार्टिकल लिया, यहाँ पे इसने क्या ली, गोल्ड फॉयल ली, इसके ऊपर एक स्क्रीन रख दी डिटेक्ट करने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इसको ZnS जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली, इसने स्क्रीन ले ली। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन की रदरफोर्ड ने, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, फॉयल से सीधे अनडिफ्लेक्ट हुए बिना पास हो गए। ठीक है, ऐसे आए ऐसे सीधे पास हो गए। ठीक है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स जो थे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और एक्सट्रीमली रेयरली बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स जो थे रिवर्स बैक हो गए ऐसे, बट मीन्स 1 ऑफ 12,000 में से कोई एक। ठीक है, इससे कंक्लूजन क्या निकला, मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड एटम ऑफ गोल्ड इज एम्प्टी, गोल्ड के अंदर जो इसके अंदर मेटल गोल्ड फॉइल के अंदर जो मोस्ट ऑफ स्पेस है वो एम्प्टी है, जिसमें से सारे ऐसे पास हो जा रहे हैं, सीधे पास हो रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना डिफ्लेक्शन के पास हो गई। वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड, बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए। पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, इसका मतलब क्या है, जो डिफ्लेक्ट हुआ पॉजिटिव चार्जेस से क्या पता चलता है, बहुत कम स्पेस उसने अपना बीच में बनाया हुआ, इट मीन्स वो न्यूक्लियस के अंदर ही है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये हमने क्या लिया, हीलियम 2 प्लस आयन लिया अल्फा पार्टिकल्स के लिए, जब वो पॉजिटिव से टकराएगा तभी तो वो डिफ्लेक्ट होगा ना, तो वो उतनी सी जगह पे टकराया तो डिफ्लेक्ट हो गया। बिल्कुल एक रेयर चांस होता है इसका डिफ्लेक्ट होने का, बहुत ही कम उसकी जगह से, तो इट मीन्स क्या होगा, सारा का सारा ये क्या पे था, न्यूक्लियस पे था, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज था प्रोटॉन। ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन डिफ्लेक्टेड बाय 180, बहुत ही कम डिफ्लेक्शन हुई जो 180 पे हुई। ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड एटम, ठीक है, वर कंसनट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, इससे पता चला कि सारा का सारा जो मास था गोल्ड एटम का वो कहाँ पे कंसनट्रेटेड था, बहुत स्मॉल वॉल्यूम में, मीन्स न्यूक्लियस में। ठीक है, अब इसके ड्रॉबैक्स हम अभी पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या इसने पॉइंट्स दिए, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस हैज़ मैक्सिमम मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है न्यूक्लियस के अंदर वो मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर पे, जिसकी वजह से वो टकरा के वापस जा रहा है। मैक्सिमम स्पेस इज एम्प्टी, एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है, जिससे वो सीधे पास हो गए उसमें से। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर, इज वेरी वेरी लेस देन एटम साइज, एटम का साइज 10⁻⁻10 होता है, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 होता है। इट मीन्स ये इसके साइज से कम है न्यूक्लियस का। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। ठीक है, अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, ड्रॉबैक्स इसमें क्या निकलेंगे, एनी पार्टिकल, इसने क्या पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करने हैं। ठीक है, एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर मोशन, कोई भी पार्टिकल है अगर वो सर्कुलर मोशन में होगा किसी ऑर्बिट में तो वह क्या करेगा, एक्सेलरेशन होगी, उसमें वेलोसिटी इंक्रीज होगी मूव करते करते, तो उसमें एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगी। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी, जब कोई पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो उसमें से एनर्जी रेडिएट होती है। दस द इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी लूज हो जानी चाहिए और फाइनली उसको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। जब वो पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी उसमें तो वो गिरेगा ही, मूव कैसे करेगा। इफ़ दिस वर्स हो, अगर ऐसा होगा तो एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, इससे क्या होगा, एटम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो, तो मैटर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस वे में तो। ठीक है, तो इट वुड गोइंग कंटिन्यूसली, न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस के अंदर कंटिन्यूसली जाता रहेगा। ठीक है, देन एटम वुड नॉट एग्जिस्ट इन एज एग्जिस्टेड, एटम इस वे में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस वे में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर ही गिर जाएगा जाके। अब फिर उसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल आया, बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया अपना। बोर ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्चुअली रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्चुअली ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन वेरियस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, बहुत सारे उसके अंदर अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, उसके अंदर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
तो इस रीज़न से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं। दीज ऑर्बिट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये ऑर्बिट जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ये इसने बोला। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, इसने बोला कि जब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, ठीक है, अपने अपने उसमें रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स डोंट रेडिएट एनर्जी, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं। ऑर्बिट नेम्स उसने क्या क्या दिए, KLMN, KLMN मीन्स इस टाइप से, ये न्यूक्लियस, ये K शेल, ये L शेल, ये M शेल, ये N शेल, इसको बोला रियल न्यूक्लियस क्योंकि इसके K शेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हाउ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट शेल्स, डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये आपका फॉर्मूला लगता है 2n का स्क्वायर। मतलब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 का, फर्स्ट शेल है ना, फर्स्ट के लिए 1 पुट कर दो, सेकंड के लिए 2 पुट कर दो, थर्ड के लिए 3 कर दो, फोर्थ के लिए 4 कर दो। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 आ सकते हैं, सेकंड में, थर्ड में 18 आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन ऑलमोस्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 8। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैसे आपके कितने शेल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8, इवन थो इट हैज़ मोर कैपेसिटी, चाहे इसके पास कितनी कैपेसिटी हो, 18 है चाहे कैपेसिटी, जैसे थर्ड शेल में देखो 18 आ सकते हैं ना, बट ये क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट जरूर करेगा इसमें, चाहे इसके पास और कितने ही हो, बट ये ऑक्टेट जरूर कंप्लीट करेगा। और इसके पास 8 नहीं है तो वो 8 कंप्लीट करने की ट्राई करेगा, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, गिवन शेल में और ज़्यादा नहीं जाएंगे अगर वो शेल भरी हुई है। शेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर, शेल्स को हम स्टेप वाइज मैनर में फिल करते हैं, कैसे, जैसे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, जैसे 2 8 1, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ठीक है, तो उसको इसके अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे। जैसे फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं, 2, अभी हमने किया ना, सेकंड में कितने आ सकते हैं, 8, थर्ड में कितने आ सकते हैं, 18, बट अपने पास एटॉमिक नंबर क्या है, 11, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, बचा कितना, 2 और 8 10 हो गए, बचा 1, तो लास्ट शेल में आ जाएगा 1, ठीक है। ये 1 क्या होगी, इसकी वैलेंसी, जो लास्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। वाई वी नीड टू मेक कंपाउंड, अब हमको कंपाउंड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कि NaCl H2O, ये अलग अलग तो पड़े ही थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, Na अलग पड़ा था, Cl अलग पड़ा था, ये क्यों जरूरत पड़ी, बिकॉज ईच थिंग वांट्स इट्स स्टेबिलिटी, ये स्टेबल होने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर कंपाउंड बना लेते हैं। अब देखो, जैसे Na एंड Cl एटम्स आर नॉट स्टेबल, ये दोनों स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेंगे, स्टेबल होने के लिए दे कंबाइंड, ये कंबाइन कर देंगे, NaCl कंबाइंड फॉर्म में, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स कॉल्ड वैलेंसी। इनके कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है, जितनी इसमें वैलेंसी होती है, वैलेंसी पे डिपेंड करती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। ईच एटम नीड 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल टू बिकम स्टेबल, हर एक एटम को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, हाइड्रोजन और हीलियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए, ठीक है। सोडियम का जैसे एग्जांपल ले लो, 2 8 1, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, 1 क्या है, या तो ये 1 दे देगा या फिर 7 ले लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 कंप्लीट करने होते हैं इसने, तो फिर क्या करेगा, 7 तो कोई इसको देगा नहीं, बहुत ज़्यादा है, जो सस्ता पड़ेगा वही तो करेगा ना काम, तो 1 देना ईजी है तो ये 1 दे देगा, ठीक है। अब देखो क्लोरीन जो है, NaCl कंपाउंड कैसे बनता है ये हम देख रहे हैं। Cl जो है इसके पास कितने हैं, 2 8 7, लास्ट शेल में कितने हैं, 7, तो ये क्या करेगा, 7 देने से रहा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 ले लेगा, Na से 1 ले लेगा, और ये क्या करेगा, दोनों मिलके अपना एक कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है, 1 लेगा, 7 तो देगा नहीं, बहुत ज़्यादा है। Na एंड Cl बोथ हैव वैलेंसी 1, इट मीन्स इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 1, दोनों की वैलेंसी सेम होगी, मतलब ये 1 ले सकता है, वो 1 दे सकता है, दोनों की वैलेंसी 1 1। अब जब ये आपका 4 से ऊपर नंबर आ जाए ना लास्ट में, तो उसमें क्या करते हो आप, 8 में से 7 माइनस करके तब वैलेंसी निकालते हो, अगर 1 2 3 4 लिखी हो तो वही वाली वैलेंसी आ जाएगी आपकी। जैसे ये इसमें वैलेंसी 1 होगी, इसकी Cl की भी Na की भी, तो आयन क्या करेगा इसमें, जैसे Na का आयन हमने कैसे बनाया, 1 निकल जाएगा इसमें, तो Na पॉजिटिव, 1 निकला ना तो Na प्लस, 1 प्लस का साइन आ जाएगा इसके ऊपर। Na हैव 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर क्या थे, 11 प्रोटॉन थे 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, चार्ज इस पर पहले 0 था, अब इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, 11 प्रोटॉन रह गए, एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रह गया ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, इस टाइप से हम चार्ज निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम के पास 2 8 3, अब ये क्या करेगा, 3 दे देगा या फिर 5 ले लेगा, 5 लेने से रहा, जो कम है वही करेगा, 3 दे देगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, Al3 प्लस। इट मीन्स आपने ये याद रखना है कि जो दे रहा है
दे रहा है अगर, तो मतलब वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। अगर ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है किसी से, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इन आउटर मोस्ट शेल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, ये आपने याद रखना है। अगर आउटर मोस्ट शेल में आपके 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सेम वैलेंसी आएगी। अगर अबव है 5 6 7 8 है तो 8 में से माइनस कर दो। 8 - 5 3 वैलेंसी, 8 - 6 2 वैलेंसी, 8 - 7 कितना 1 वैलेंसी, 8 - 8 0 वैलेंसी, ठीक है। इस टाइप से आपने वैलेंसी निकालनी है। अब नेक्स्ट देखो, आउटर मोस्ट शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 1, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 है। तो ये दोनों क्या करेंगे, शेयर बनने कर लेंगे और मेक आयनिक बॉन्ड, एक आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। जैसे Na के ऊपर प्लस का चार्ज था, ये आपको भी बताया था Na के ऊपर प्लस चार्ज कैसे आता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है। वैसे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, जब ये एक लेगा इलेक्ट्रॉन तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसके ऊपर एक नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और ये फिर क्या करते हैं, इसके मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है, ये वाला 1 इसके पास आ जाता है, ये वाला इसके पास आ जाता है। Na1Cl1 मीन्स NaCl। वैसे ही ये देखो Mg2 + Cl-, ये मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, ठीक है। और ये क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसके पास अब ये क्या आएगा, 2 इसके पास चला जाएगा, 1 इसके पास चला जाएगा, MgCl2। इस टाइप से ये कंपाउंड बनाते हैं। मैग्नीशियम विल शेयर विथ 2 क्लोरीन एटम्स। अब मैग्नीशियम क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है ना, तो 2 दे सकता है, तो एक क्लोरीन को दे देगा, एक क्लोरीन को दे देगा, क्योंकि क्लोरीन को तो एक ही लेना है। तो इस टाइप से ये कंपाउंड MgCl2 बन जाता है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 2 8 3, लास्ट शेल में 3 आ गए तो 3 पॉजिटिव एंड 3 ये दे सकता है। और ऑक्सीजन क्या कर सकता है, 2 ले सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास, 8 होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसके पास कितने हो गए, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 6, तो 8 कंप्लीट हो गए। तो 8 कंप्लीट हो गए, बट सेकंड में हम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 2 ले लेगा ये, तो इसलिए इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इसको ये करोगे, 2 इधर चला जाएगा, इसके पास 3 इसके पास चला जाएगा, Al2O3। इस टाइप से ये बनाते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन। अब ये एटॉमिक मास को, मास नंबर को ऊपर लिखते हैं किसी भी एलिमेंट को लिखते टाइम, और एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं एट Z और A। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23 है, तो इसको पूरे को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिन एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है उनको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स, ठीक है। रिमेन ऑफ 1 सिमिलर एलिमेंट्स, ये एक ही एलिमेंट से बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 फॉर्म्स होती हैं, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्चुअल में एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, एवरेज ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब जितने भी एलिमेंट उसके नेचुरली अकर कर सकते हैं उनका एवरेज होता है उनके मास का। जैसे देखो ये आपके पास क्लोरीन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 35 की, और एक मास नंबर 37 के साथ एग्जिस्ट करता है, तो इसके 2 आइसोटोप्स हो गए। तो इसका एवरेज निकालोगे 35 + 37 / 2, 35.5, ये इसका एवरेज निकाल के इसका एटॉमिक मास निकलता है, ठीक है। अब आइसोबार्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास तो इसमें सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अगर किसी एलिमेंट में प्रोटॉन 18 है, न्यूट्रॉन 22 है, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा उसका, 18 + 22 40। और अगर किसी दूसरे एलिमेंट में 20 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 40। तो इससे क्या हो गया, आपका एटॉमिक मास तो सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। जैसे ऑर्गन और कैल्शियम, इनका एटॉमिक नंबर कितना है 18 और कैल्शियम का 20, दोनों का एटॉमिक मास 40। तो एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और एक और एग्जाम्पल इसका ले सकते हो, नाइट्रोजन और कार्बन, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास सेम है, तो ये क्या हो गया आइसोबार्स। अब आइसोटोन्स क्या होते हैं, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है बट देख लो एक बार। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। एग्जांपल के लिए क्लोरीन और पोटेशियम। क्लोरीन में क्या होगा, न्यूक्लियस के पास क्या क्या होंगे, 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब पोटेशियम के पास 19 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या हो गया, आपके पास न्यूट्रॉन सेम है और प्रोटॉन डिफरेंट है, तो इसको बोलते हैं आइसोटोन्स, ठीक है। अब आपको ये इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, वैलेंसी वगैरह सब कुछ निकालने के लिए आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम,
ठीक है, 20 लर्न रखना। इसके एटॉमिक हो सके तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी लर्न कर लेना। वैसे आपके इतने टफ आएंगे नहीं, आपको दिया हुआ एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, अगर कुछ निकालना आएगा एग्जाम में तो। ठीक है, अब हम कहते हैं इसकी एक्सरसाइज। ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की फुल करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये देखो, ये इस टाइप से आपका ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, ये इसके सिंबल हैं। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स KLMN में कितने शेल्स आ सकती हैं, वैलेंसी इनकी कितनी होती है, और ये मास नंबर लिखा हुआ है लास्ट में। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर कैनाल रेज? कैनाल रेज क्या होती हैं? या फिर एनोड रेज क्या होती हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज होती हैं, विच आर सीन मूविंग फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड इन ए स्पेशली डिजाइन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम देखते हैं ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब होती है, इसके अंदर एक एनोड एक कैथोड रख देते हैं। ठीक है, और जब हम उसमें देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके, ये क्या होता है? विच कैन बी सीन मूविंग फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स। जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एनोड जो होती हैं पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं। ठीक है, वो क्या करती है? नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो उसको हम, उससे हमें पता चलता है, उससे हम देख सकते हैं जब हम उसको क्या करते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड्स को, तब ऐसा होता है। ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं। ठीक है, इफ़ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। अगर कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन रखता है और 1 प्रोटॉन है उसके पास, विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट? उसके पास कोई चार्ज होगा या नहीं होगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इस पास कोई चार्ज नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज होल। एक्सप्लेन करो थॉमसन मॉडल के बेस पे कि न्यूट्रल कैसे होता है। थॉमसन मॉडल ने क्या बोला? एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, तो एटम क्या होगा? न्यूट्रल हो गया। रदरफोर्ड मॉडल के बेस पे आपको क्या बताना है? विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है? तो रदरफोर्ड ने क्या बोला? एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस वे में क्या हो गया? प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम अभी एनसीईआरटी के। ड्रॉ ए स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल्स। KLM शेल्स होगी, ठीक है, KLM ये न्यूक्लियस हो गया, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। व्हाट डू यू थिंक वुड, अच्छा इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करना है, 2 1 स्केयर फॉर्मूला में n इज इक्वल टू 2 करना है, n इज इक्वल टू 3 करना है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग ए फॉयल ऑफ ए मेटल अदर दैन गोल्ड। अगर गोल्ड की बजाय कोई और मेटल लेते तो क्या होता? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल ही क्यों यहाँ पे ली, कोई और क्यों नहीं ली? इफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग ए फॉयल ऑफ एनी अदर मेटल। अगर किसी और मेटल को यूज़ करके करते, देयर वुड बी नो चेंज इन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में कोई चेंज नहीं होता, वैसी की वैसी आती जैसे अब आई हैं। सिंस अदर मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, दूसरी मेटल्स जो है वो मेलिएबल नहीं होती हैं, शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो सच ए थिन फॉयल इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। बिल्कुल थिन ली थी इसने जिससे कि हम देख सकें उसके आर पार क्या क्या हो रहा है उसमें। ठीक है, इफ़ यू यूज़ ए थिक फॉयल, अगर हम कोई मोटी फॉयल यूज़ करते, इतनी थिन कोई भी नहीं बन सकती जितनी इसकी बन सकती है। मोर अल्फा पार्टिकल्स वुड बाउंस बैक, बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स बैक चले जाते। नो आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ पॉजिटिव मास इन द एटम, हमें पॉजिटिव मास का आइडिया नहीं लगता कि कहाँ पे है। वुड बी अवेलेबल विथ सच ए करेक्टनेस, इतनी करेक्टनेस नहीं आती फिर उस एक्सपेरिमेंट में। दिस मीन्स एज द थिकनेस ऑफ फॉयल इंक्रीजेज, जैसे थिकनेस इंक्रीज होगी फॉयल की, द पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्टनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिक्रीजेज। सो यूज़ ऑफ गोल्ड इज दिस इन दिस केस इज प्रेफर्ड, इसलिए इस केस में हमने क्या किया, उसने गोल्ड की फॉयल यूज़ की। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम। एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट्स एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। हीलियम का एटॉमिक मास दे रखा है और उसने कहा 2 प्रोटॉन्स है इसके पास। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, उसके पास न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? अब आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास अपने को दे रखा है 4, और ये क्या दे रखा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स हम मान लेते हैं x, तो x की वैल्यू निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। ये आप कार्बन और सोडियम एटम का हमने डिस्ट्रीब्यूशन बताना है इलेक्ट्रॉन्स का। ये कैसे होगा? देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है,
तो ये बन जाएंगी, इसकी 2 शेल्स बना लो 6 का फिल करने के लिए। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड में कितने आ जाएंगे, फिर बचे कितने अपने पास, वैसे तो 8 आ सकते हैं, 4 बचे तो 4 आ जाएंगे। ये इसके बन जाएगी कार्बन की। और आप सोडियम की बनाना चाहते हो तो उसके लिए ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल और ये थर्ड शेल। फोर्थ बने तो फोर्थ भी बना लो। अब इसमें क्या बनेगा, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका होता है 6, ठीक है। और इसमें कितने आ जाएंगे, फर्स्ट शेल में 2 आ सकते हैं, 2 इसमें फिल कर दो। सेकंड में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 5 6 7 8, सेकंड में 8 फिल कर दो। 8 और 2 10 हो गए, बचा कितना, 1, लास्ट में 1 फिल कर दो, ठीक है। इस टाइप से आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। इफ़ K एंड L शेल्स ऑफ एन एटम आर फुल, देन अगर K और L दोनों फुल हैं, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, फुल मीन्स फर्स्ट और सेकंड K और L फुल है, K में कितने आ सकते हैं 2, L में 8 आ सकते हैं, 2 + 8 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन सल्फर एंड मैग्नीशियम। क्लोरीन सल्फर और मैग्नीशियम की वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करोगे। मैग्नीशियम इज ए मेटल वाइल क्लोरीन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स। क्लोरीन और सल्फर क्या है, नॉन मेटल्स है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। मेटल की वैलेंसी कितनी होती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जितने उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल कितनी होती है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नॉन मेटल का मतलब जिसके अंदर 4 से ज़्यादा आ रहे हो, और मेटल का मतलब जिसके अंदर 4 तक आ रहे हो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैग्नीशियम में 2 8 2, तो इसकी 2 की 2 रह जाएगी। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, 2 8 10 और सर में 6 आ जाएंगे तो 16, तो 6 माइनस कर दिया लास्ट वाला 6, तो 2 बच गया। मतलब 4 से बड़ी है तो आपने क्या करना है, 8 में से माइनस करना है। जिसमें 4 से बड़ी हो वो नॉन मेटल होती है। क्लोरीन में 2 8 7, तो ये क्या आ जाएगा 8 - 7 1 आ जाएगा, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8, किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑल्सो 8, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स के नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। एटम पे चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे तो न्यूट्रल बन जाएगा वो। विद द हेल्प ऑफ टेबल गिवन ऑन 92, फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम्स। ऑक्सीजन और सल्फर एटम का आपने मास नंबर निकालना है। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड करने होते हैं, तब आपका मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकल जाता है। ये आपकी बुक में टेबल दी हुई है जिसमें कि आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए हुए हैं। आपको मास नंबर इजीली निकाल सकते हो। ऑक्सीजन के मास नंबर निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड कर दो, सल्फर का निकालने के लिए भी ऐड कर दो। वैसे भी अगर आप इसमें निकालोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लोगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 8 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो उसके बाद 8 न्यूट्रॉन्स आ गए। नंबर ऑफ सल्फर, मास नंबर ऑफ सल्फर कितना होगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 16 प्रोटॉन हो गए मतलब, और न्यूट्रॉन भी 16 होते हैं इसमें, तो ये 32 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसके लिए आपको मास नंबर लर्न होना चाहिए। फॉर द सिंबल H T and T, tabulate 3 subatomic particles found in each them। आपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए बताना है इनके लिए क्या क्या होता है। इसमें प्रोटॉन में जैसे ये दे रखा है, प्रोटॉन का क्या हो गया 1, न्यूट्रॉन प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, ये ट्रिटियम, इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हो गए 1 हो गए। इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है 1 है, ठीक है। और इसमें वैसे हाइड्रोजन के ये तीनों प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो सब में 1 1 1 होंगे, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल होते हैं, तो ये प्रोटॉन भी 1 1 1 होंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, इस टाइप से करना है आपको, ठीक है। ये 2 आ जाएगा। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ये अपने एग्जाम्पल्स देने हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स के। अभी आपको टॉपिक करवाया था तो बहुत अच्छे से समझाया था, ये वही एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करो। इजीली बता सकते हो, इनकी लोकेशन की प्रॉपर्टी ले लो। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स भी इनसाइड न्यूक्लियस,
ठीक है। एब्सोल्यूट चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन के ऊपर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। रिलेटिव चार्ज कितना होता है, इसके ऊपर -1 होता है, ठीक है, इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर 0। एब्सोल्यूट मास कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये भी करवाया भी था। 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, न्यूट्रॉन का भी प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये रिलेटिव मास इसका कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 1/2000, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 2000 टाइम्स छोटा होता है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, बस ये आपका अपने आप लिख सकते हो आप प्रॉपर्टीज इसकी। वट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉम्सन मॉडल, जे थॉम्सन मॉडल की लिमिटेशंस क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ द other scientists such as Rutherford as there is no nucleus in the atomic model proposed by Thomson। थॉमसन ने जो मॉडल दिया उसमें रदरफोर्ड के जैसा कोई भी न्यूक्लियस नहीं बताया था कि है इसमें। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता सका। हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कुड रिमेन सो क्लोज टुगेदर, वो दोनों एक दूसरे के क्लोज कैसे रह सकते हैं, ठीक है, ये बताया नहीं उसने। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या थी, could not explain why a moving charge electrons does not lose energy and fall into the nucleus। वो रिवॉल्व करते हुए उसने एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगी तो उसकी एनर्जी लूज होने की वजह से वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाने चाहिए, ये उसने नहीं बताया क्यों नहीं फॉल कर रही, कि ये बोर ने बताया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम व्हेन चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अंडर द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। इसने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के अराउंड तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके उसके पास क्यों नहीं जा रहे, उसमें क्यों नहीं गिर रहे, ठीक है। तो उसमें स्टेबिलिटी कैसे है, रह ही नहीं सकती स्टेबिलिटी तो अगर वो अट्रैक्ट करेंगे तो। द मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन ऑफ एन एटम। अब इसने ये भी नहीं बताया कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस होगी। बोर्स मॉडल ऑफ द एटम क्या है, ये अभी हमने पढ़ा, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑर्बिट्स होते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं के एलिमेंट शेल में, एन इसमें 1 2 3 4 पुट करना होता है। फर्स्ट में टू इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, सेकेंड में कितने 8, थर्ड में 18, ऐसे आप पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। कंपेयर द ऑल प्रपोज्ड मॉडल, सब मॉडल्स को कंपेयर करो, ये आप बता सकते हो इजीली, ठीक है। एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, मतलब सब कुछ वही बताना जो इन्होंने बताया है, ठीक है। समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स में आप कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को, बहुत इजीली बता सकते हो कि एलिमेंट शेल में। अभी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप खुद करके देख लेना इसमें, ठीक है। 1 to 18 आप कैसे कर सकते हो, आपको भी चार्ट भी दिखाया था जिसमें आपको सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके बताया हुआ था, उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और वो सब आपको लर्न हो चाहिए। वैसे भी 1 to 20 सब लर्न होने चाहिए आपको। डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन को लेके आपको वैलेंसी बतानी है कितनी है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास 14 होता है, ठीक है, 14 होता है। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 8, 10 हो गए, लास्ट शेल में 4, तो ये इसकी वैलेंसी कितनी बन गई 4, ठीक है। और ऑक्सीजन की बतानी है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो इसमें क्या होगी 2, फर्स्ट शेल में 2 आ सकते हैं, सेकंड में 6 आ सकते हैं। 6 के मतलब इसमें ये 2 ले सकता है, ठीक है, 2 ले लेगा ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसकी वैलेंसी 2 होगी, ठीक है, उसकी वैलेंसी 4 होगी, इसकी वैलेंसी 2 होगी, ठीक है। इस टाइप से निकालनी है आपने। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, वेरी इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अभी आपको टॉपिक में भी करवाया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम Na+ हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद K एंड L शेल्स, एक्सप्लेन। Na पॉजिटिव जो है वो भरा हुआ है कम्प्लीटली K और L शेल्स उसकी, तो इसको एक्सप्लेन करो क्या बनेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम के क्या बनेगी, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2 8 1 बनेगी। व्हेन एन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। व्हेन सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी तो उसके पास K और L में बचेगा, M वाला गायब हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ K शेल टू ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन्स इज 2, दैट L शेल इज 8, सो Na पॉजिटिव हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड K एंड L शेल्स। ये आपने बताना था कि कैसे वो कम्प्लीटली फिल आएंगे, ठीक है। If the bromine atom is available in the form of
से 2 आइसोटोप्स, ब्रोमीन एटम 2 आइसोटोप्स की फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, ये आपको बता रखा है। ये कितनी परसेंटेज है इसकी कितनी परसेंटेज है। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। एवरेज एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट करना है। ये कैसे करते होते हैं हम, एवरेज एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का निकालना हो तो ये किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 इंटू में परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1, ठीक है, जितनी परसेंटेज है इसकी डिवाइडेड बाय 100, और प्लस में एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2, ये जो दे रखा है आपको, इसका एटॉमिक मास लेना है, और इंटू में परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2, इसकी परसेंटेज जितनी दे रखी है डिवाइडेड बाय 100। बस इसका ये रूल लगा के ये आपका निकल जाएगा, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ब्रोमीन का। नेक्स्ट देखो, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 16.2 यूनिट्स। एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है सैंपल का है किसी एलिमेंट का। व्हाट आर द परसेंटेजेस ऑफ आइसोटोप्स, इन दोनों आइसोटोप्स की अपने परसेंटेज बतानी है। अब ये क्या है, परसेंटेज हमने मान ली इसकी x%, और परसेंटेज ऑफ इस सेकंड वाले की मान ली 100 माइनस x%, ठीक है। परसेंटेज आपकी कैसे निकलती है, जब किसी के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं ना, टोटल उनका 100 ही होता है, ठीक है, आइसोटोप की परसेंटेज का, तो इसमें 100 माइनस x हो जाएगी सेकंड की। एवरेज एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, दिया हुआ अपने को 16.2 यूनिट्स। तो गिवन हम ये कैसे निकालते होते हैं, एक एवरेज एटॉमिक मास किससे कैसे निकलता है, फर्स्ट का एटॉमिक मास इंटू में इसकी परसेंटेज बाय में 100, सेकंड का एटॉमिक मास 18 दे रखा है, इंटू में इसकी परसेंटेज जो हमने सपोज की है बाय में 100 इक्वल्स टू 16.2। तो इसको सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी 90%, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो आपके पास आ गया 90% x%, और सेकंड वाला 100 माइनस 10, मतलब 100 माइनस 90 मीन्स 10%, ठीक है, एक 90% एक 10%, ये आपका आंसर आ गया। इफ z इज इक्वल्स टू 3, वट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। अब z इक्वल्स टू 3 एटॉमिक नंबर दे रखा है आपको 3, तो इसकी वैलेंसी बतानी है एलिमेंट कितनी होगी। अगर 3 है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं आपके 2, सेकंड में 1, तो इसकी 2 और 1 इसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, लिथियम, तो ये लिथियम की वैलेंसी है 1। कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज x एंड y आर गिवन एज अंडर। अब इनके कंपोजिशन दे रखे हैं, 2 एटॉमिक स्पीसीज आपके पास, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं इसके, x और y मीन्स x एंड y आर गिवन, एटॉमिक स्पीसीज 2 हैं इसके, x और y ये दिए हुए हैं, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, x में 6 और 6 है, तो इसका मास नंबर निकल जाएगा, इसका मास नंबर y का भी निकल जाएगा अपने पास। रिलेशन बिटवीन x एंड y फाइंड आउट करने के लिए एटॉमिक नंबर ऑफ x इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिसमें जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ y कितना आ जाएगा, वो भी 6 आ जाएगा, जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। इट कैन बी दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ बोथ द एलिमेंट्स x एंड y आर सेम, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, बट देयर मास नंबर इज डिफरेंट, तो उनका मास नंबर डिफरेंट है, हमें दिख रहा है। तो क्या हो गया, एक्स एंड वाई आर आइसोटॉप्स, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गए, आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट कार्बन, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है वो कार्बन ही तो होता है, तो इट मीन्स ये 2 आइसोटॉप्स बन गए C612 एंड 614 कार्बन के, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स, इसको ट्रू और फॉल्स बताना है। J.J. थॉमसन्स प्रपोज्ड that the nucleus of an atom contains only nucleus। J.J. थॉमसन ने कोई बताया था कि न्यूक्लियस होता है, नहीं बताया था, तो ये रॉन्ग है। अब सेकंड देखो, ए न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर। न्यूट्रॉन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करके बनता है, देयर फॉर इट इज़ न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल होता है, ये गलत है, ऐसे नहीं बनता है। न्यूट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट दिस कांट बी मेड बाय कंबाइनिंग एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करके नहीं बना सकते, तो ये वैसे तो ये न्यूट्रल होता है, एज इट कैरी नो चार्ज, ठीक है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000, ठीक है, ये सही है क्योंकि ये 1/2000 टाइम्स होता है प्रोटॉन के मास का, ठीक है, मीन्स 1/1840 टाइम्स। अब नेक्स्ट देखो, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग टिंक्चर ऑफ आयोडीन विच इज़ यूज एज मेडिसिन। ये आइसोटोप आयोडीन का जो आइसोटोप है उसको यूज़ करते हैं, ये सही है, आयोडीन के उसको आइसोटोप को यूज़ करते हैं मेडिसिन के लिए, ठीक है। मेड बाय डिजोल्विंग एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल I-133 आयोडीन, ठीक है, इसमें मिक्स करके बनाते हैं। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ
एटॉमिक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसमें से बताना है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसने किसकी डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड मॉडल ने, एटॉमिक न्यूक्लियस की। ठीक है। आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव, एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स क्या के पास क्या होता है, द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। इसका करेक्ट आंसर है सी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम एलिमेंट के आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स का मतलब क्या होगा, हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इनका के पास क्या होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है आइसोटॉप्स के पास। ठीक है। हैंस आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट आएगा। ठीक है। मास नंबर क्या होता है उसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। इट मीन्स जब उसने कह दिया कि आइसोटॉप्स है तो उसमें प्रोटॉन्स के नंबर तो इक्वल ही होंगे। आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम कब होता है, जब उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ही तो होता है। तो प्रोटॉन्स तो दोनों में सेम ही है, इट मीन्स उसमें डिफरेंट क्या है, तो फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन आर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन नेगेटिव आयन में कितने होंगे, वैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो इसमें क्या हो गए 2, 8, 7। अब Cl माइनस कह रहा है तो ये माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो इसके पास क्या हो गया 8 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आप बता दो कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम की करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, फर्स्ट शेल में 2 आ सकते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं, थर्ड में 1 कितने आ सकते हैं 18 आ सकते हैं। बट यहाँ पे इसके पास कितने हैं, फर्स्ट शेल में 2, 8, 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11 है। 2, 8, 10 हो गए, लास्ट में बचा 1, 2, 8, 1 बन जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी करेक्ट होगी, ये वाली, सॉरी ये वाली 2, 8, 1 वाली। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इसको हमने कंप्लीट करना है। एटॉमिक नंबर दे रखा है, मास नंबर किसी में क्या छोड़ रखा है, किसी में क्या छोड़ रखा है, आपको कंप्लीट करना है। ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये आप निकाल सकते हो इजीली। ठीक है। इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर तो वैसे भी सबकी याद होने चाहिए कितने हैं। अब इसमें आपको दे रखा है एटॉमिक नंबर दे रखा है, मास नंबर नहीं दे रखा है। ठीक है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो इसके बाद आप क्या देखें, एटॉमिक नंबर दे रखा है, नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें उतने ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें 9, 9 हो गए दोनों। ठीक है। अब ये मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 10 + 9 कितना हो गया आपके पास 19 हो गया। तो ये वैसे एटॉमिक नंबर 9 कितना होता है, किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। वैसे ही आप ये सारे निकाल लोगे। ठीक है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक्सप्लेनेशन देनी है। फ्लोरीन 9, 19, गिवन एटॉमिक नंबर 9 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हैं 10। ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 10 और इसके बाद मास नंबर कैसे निकालोगे, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने कैसे निकाले हैं, मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर, 19 - 9 10 आ गया। मास नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये निकल जाएगा आपका। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं तो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये आपका हो गया। सेम वैसे ही आप सल्फर का, मैग्नीशियम का, ड्यूटेरियम का और हाइड्रोजन आयन का सबका निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।